Hello students, let us look at the solution of question number 51 to 75 of West Bengal JEE WB JEE 2022. So in this question there are four integrals, alright, e raised to the power minus x into cos square x, e raised to the power minus x square into cos square x, e raised to the power minus x square into dx, and e raised to the power minus x square by 2 into dx. Now as of now let us forget this cos square x and this cos square x. Alright, let us forget that they are there. We'll come back to them later. अभी के लिए आप देखो कि these are four quantities. तीन quantities mainly है powers में. e की power x है, e की power x square और e की power x square by 2 है, all in negative. So let us write these quantities. And for all x belongs to 0 to 1, इनको आप correct order में लिखो. आपको पता है कि x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा होता है तो x is greater than equals to x square and it is further greater than equals to x square by 2. ठीक है, you can check for any quantity. Let us take half. So half is greater than equals to 1 by 4 is greater than equals to 1 by 8. Half जो है वो बड़ा है. Now we need minus x squared and minus x square by 2. And जैसे ही आप इस इनइक्वालिटी को एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. तो इनइक्वालिटी रिवर्सेस. सो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाई 2. अब अगर आप इनको e की पावर पे रेस कर दोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है. सो वी हैव e रेस टू द पावर माइनस x is less than equals to e raised to the power minus x square less than equals to e raised to the power minus x square by 2. Now let us come back to these two also कि अगर आप इनको cos square x को मल्टीप्लाई कर दें, you know that cos square x is always less than equals to 1 greater than equals to 0. तो अगर ये 1 से छोटा है तो इसको आप किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो उस क्वांटिटी से नंबर छोटा ही बनेगा. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट इन दोनों को अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई कैन से दैट e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. दिस इज सर्टेनली ट्रू क्योंकि आप दोनों साइड सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है. वन मोर रिजल्ट जो मैं अपनी तरफ सेट करता हूँ दैट इज इट इज लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ये वाली क्वांटिटी क्यों आई ये समझने के लिए आप इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को एक तरह से मल्टीप्लाई कर दो कि e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कुछ नंबर है और कॉस स्क्वायर एक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 है. तो इसको आप दोनों साइड e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी. ठीक है, इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से लेस देन इक्वल्स टू माइनस e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा. Now I have the complete picture. Now you can take integral. अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो इनके जो इंटीग्रल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx फ्रॉम 0 to 1 dx फ्रॉम 0 to 1 एंड dx फ्रॉम 0 to 1 ये एक ऑर्डर आ जाएगा. तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ इनमें e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 विच इज़ ei4. So I is the greatest of these four integrals, then I is equal to i4. Alright, this is a simple question of limits. You have been given that this limit is equal to 0. तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को. लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आप लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ ax plus b times x plus 1 and this whole limit is equal to 0. Mind you limit x tending to infinity ये हम ध्यान में रख के चलेंगे. तो ऊपर वाले को हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस बी, ऑलराइट, होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. Now just imagine कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है एंड डिनोमिनेटर में x की इफेक्टिव पावर 1 है तो न्यूमरेटर में x की इफेक्टिव पावर अगर 1 से ज़्यादा हुई तो दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट लेट अलोन इक्वल्स टू 0. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए. न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 अदरवाइज लिमिट वोंट एग्जिस्ट. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 यहाँ से और माइनस a यहाँ से. सो 1 माइनस a इक्वल्स टू 0 that is a will be equals to 1. तो
तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। व्हाट नेक्स्ट? आगे आपको दिया हुआ है कि ओवरऑल लिमिट 0 है, तो ओवरऑल लिमिट ये क्या बनेगी? ओवरऑल लिमिट बनेगी कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, लिमिट जो बनेगी, लिमिट L इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x इन द न्यूमरेटर क्या होगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। क्यों आएगी? एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देना, तो b अपॉन एक्स 0 को चला जाएगा, 1 अपॉन एक्स 0 को चला जाएगा, बचेंगे यही दोनों कोफिशिएंट्स जो मैंने लिखे हैं। न्यूमरेटर में है -a प्लस b और डिनोमिनेटर में है 1, एंड सिंस लिमिट इज गिवन टू b इक्वल्स टू 0, सो दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 1 है यहाँ से, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी -1। सो देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन है, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -1, ऑप्शन नंबर b। सो बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम आराम से मैनिपुलेशन करते हैं। सबसे पहले आपको z इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको x और y के टर्म में दी हुई है। इसको आपको y और z में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको x को एलिमिनेट करना है। स्टेप्स क्या होंगे? आपको dy बाई dx निकालना है इन टर्म्स ऑफ dy बाई dz, और d2y बाई dx स्क्वायर भी निकालना है इन टर्म्स ऑफ d2y बाई dz स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं कि आपको अगर z इक्वल्स टू log 10 ऑफ x बाई 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इजीली क्या निकाल सकते हैं? dz बाई dx। dz बाई dx निकालते हैं तो वो क्या आएगा? 1 अपॉन 10x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2, और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन 2 टाइम्स, इसको आप sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 लिख देना, इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 लिख देना, तो ये 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 इफेक्टिवली बच जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 1 अपॉन साइन x। ये आ गया आपका dz बाई dx। और बाय द वे क्वेश्चन में अगर आपको dx बाई dz कम है तो उसको आप वेरी वेल sin x लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू एट ऑल। ऑल राइट, सो फार सो गुड। अब हमें क्या करना है? अब हमें dy बाई dx निकालना है इन टर्म्स ऑफ dy बाई dz। सो जब भी आपको इस तरह की चीज़ करनी हो dy बाई dx, तो आप dy बाई dz होल डिवाइडेड बाई dx बाई dz ऐसे कर सकते हो। नाउ वी नो व्हाट इज dx बाई dz और dz बाई dx, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू dx बाई dz की वैल्यू अगर हम sin x पुट कर दें तो 1 अपॉन sin x इंटू dy बाई dz आ जाएगा। दैट मीन्स दिस विल टर्न आउट टू बी dy बाई dx इक्वल्स टू cosec x इंटू dy बाई dz, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे बहुत काम में आएगी, इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? d2y बाई dx स्क्वायर निकालना, तो हम एक और बार dy बाई dx कर देते हैं। d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ dy बाई dx। अब देखो मुझे सबको z में लेके जाना है ना, तो dy बाई dx को तो मैं पूरा ये लिख देता हूँ, और d बाई dx को मैं क्या लिख दूँ? d बाई dx को भी मैं ऊपर नीचे, इसको आप देखो कैसे मैनिपुलेट करते हैं, मैं d बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी एक्स में लिख देता हूँ इसको, एंड होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी जेड। एक तरह से मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह डी जेड से डिवाइड कर दिया। ऐसा मैनिपुलेशन हम कई बार करते हैं। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो d बाई डी जेड और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा cosec ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी जेड होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी जेड, तो कितना है 1 अपॉन साइन एक्स, तो इंटू ये ऊपर जाके आ जाएगा cosec x आपका आ जाएगा। चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करते रहते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये बन जाएगा cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है बाय द वे, माइनस का cosec x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी जेड। और ये तो हो गया एक बारी, और दूसरी बारी हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा cosec x इंटू डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन एक cosec x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब dx बाई डी जेड की वैल्यू भी जरा पुट कर दो। dx बाई डी जेड कितना है sin x, और sin x और cosec x कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अभी मत लिखो, एक और बार आगे जाके लिख दो कि मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन गया, माइनस का
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू बस डी एक्स बाई डी जेड की वैल्यू तो हमने पुट कर दी, एंड प्लस में आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर। अब 1 और 2 से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ में एक्स वाई और जेड की टर्म्स में ज़रा इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा। इन द लास्ट स्टेप लेट मी जस्ट पुट एवरीथिंग ओवर हियर। सो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, प्लस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू एक डी वाई बाई डी जेड भी तो है, इंटू एक डी वाई बाई डी जेड चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक डी वाई बाई डी जेड है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस और कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आप यहाँ पे पुट कर दो तो कॉट एक्स इंटू प्लस का कॉट एक्स और कॉसेक एक्स डी वाई बाई डी जेड आ जाएगा, एंड फाइनली प्लस 4y कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4y कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि आप पाओगे कि माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी वाई बाई डी जेड और कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी वाई बाई डी जेड कैंसिल हो रहा है। बचे हुए दोनों एक्सप्रेशंस में कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y इक्वल्स टू 0। इट्स दैट सिंपल, ठीक है, टाइम्स 4 टाइम्स y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू, इससे आप कंपेयर कर लोगे तो k की वैल्यू आ गया आपके पास 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक पॉइंट है उससे आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करी, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ओरली होने वाला है। ये जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है पैराबोला, इसका फोकस कहाँ पर होगा, इसको आप y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से कंपेयर करो तो 1,0 पे। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि x इक्वल्स टू -1। और ये जो पॉइंट है -1, -6 ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। एंड यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला कि अगर डायरेक्ट्रिक्स से आप कोई भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उनके बीच का एंगल हमेशा राइट एंगल आता है, ठीक है। जैसे ही आपको पता चला कि दिस पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्टर सर्कल, आपने पढ़ा होगा कि पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्कल है वो डायरेक्ट्रिक्स ही होता है, और डायरेक्टर सर्कल कौन से पॉइंट्स का लोकस होता है, उन पॉइंट्स का लोकस जिससे पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सके। तो जब इसका लोकस ही यही है तो मतलब नेचुरली इससे किसी भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री और π/2, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। सो बच्चों यहाँ पे आपको बॉक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, और बीटा गामा वेक्टर तो गिवन है, और अल्फा जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है, इतना बता रखा है। तो बॉक्स ऑफ अल्फा बीटा गामा को वैसे तो आप कई चीज़ें लिख सकते हैं, बट वन ऑफ द एक्सप्रेशन से भी होगा कि अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर, ठीक है। और इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बीटा क्रॉस गामा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन अल्फा वेक्टर एंड बीटा क्रॉस गामा वेक्टर। अब आप सोचो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है 1, और वो कब होगी, जब ये एंगल इन दोनों के बीच में 0 हो जाए, ठीक है। ये तो वेल नोन है, इसकी वैल्यू 1 है, और ये भी एक डेफिनेट वेक्टर है तो इसकी भी वैल्यू वेल नोन है। तो हम सबसे पहले बीटा क्रॉस गामा वेक्टर निकाल लेते हैं। बीटा वेक्टर क्रॉस गामा वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप 1 1 -1 एंड 1 0 1, ठीक है। वैल्यू निकालो जरा, ये हो जाएगा 1 टाइम्स i कैप और सिंपली i कैप -2 टाइम्स j कैप एंड माइनस का की कैप टाइम्स क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 इज 0, ठीक है, एंड माइनस का, तो माइनस का की कैप। मेरे पास अगर बीटा क्रॉस गामा वेक्टर आ गया तो बीटा क्रॉस गामा वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया। ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 6।
ये सारी वैल्यूज मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो बॉक्स ऑफ एल्फा बीटा गामा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 इंटू √6 इंटू 1, क्योंकि हमने पाया कि ये दोनों तो कांस्टेंट चीज़ें हैं, यही वेरिएबल है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ओवरऑल भी मैक्सिमम आ गया। सो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू हो गई √6। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया हुआ है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? f'(x) क्या बनेगा? e⁻sin x इंटू कॉस एक्स माइनस e⁻cos x इंटू साइन एक्स। अब ये जब जब ज़ीरो हो जाए तब तब बात बन जाएगी। नाउ वन कॉमन ऑब्जर्वेशन इज, ये ज़ीरो कब हो सकता है? इस एक्सप्रेशन में इतनी सिमेट्री कि आप सोचो कि अगर sin x इक्वल्स टू cos x हो जाए तो ये मेरा एक्सप्रेशन ज़ीरो के बराबर हो जाए, यानी कि tan x इक्वल्स टू 1 हो जाए। अब tan x इक्वल्स टू 1 कब कब होता है? tan x इक्वल्स टू 1 होता है व्हेन x इक्वल्स टू या तो π/4 पे या फिर 5π/4 पे। हम 0 से 2π में बिहेवियर देख सकते हैं, बिकॉज ये पीरियडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 2π एटलीस्ट। तो ये दोनों रूट्स मिल गए। अब इन दोनों पे ही हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो f ऑफ π/4 कितना आ रहा होगा? f ऑफ π/4 आ रहा होगा e⁻1/√2 प्लस e⁻1/√2, दैट इज 2e⁻1/√2। चलो, अगर आप f ऑफ 5π/4 फाइंड आउट करें तो f 5/4 कितना होगा? f ऑफ ये जो 5π/4 आ रहा होगा वो आ रहा होगा e⁻1/√2 प्लस e⁻1/√2, यानी कि 2e⁻1/√2। तो यू विल फाइंड आउट कि ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी और ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। नाउ ये सिंस कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पे ही आ रही होगी। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन दैट रिमेन इज कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास ये आ गई एंड ये आपको ऑप्शंस में भी दिख रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मेन बात ये आ गई कि सर इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या इस dy/dx इक्वल्स टू 0 के? द आंसर टू दैट इज नो। हाउ? थोड़ा सा और इसको रीअरेंज करके हम लिखते हैं कि जो f' ऑफ x इक्वल्स टू 0 था, तो आप कुछ एक्सप्रेशंस को राइट में ले जाओ, कुछ को लेफ्ट में रखो। तो e⁻sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू हो गया e⁻cos x इंटू साइन एक्स, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो e⁻sin x माइनस का cos x इज इक्वल्स टू tan x। ना आपको 0 से 2π में इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो e⁻1/√2, नॉट 1/√2 बट √2, e⁻√2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू tan ऑफ x। इन दोनों का ग्राफ आप सेम एक्सिस पे बना दो और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ट्राई करो। ग्राफ में खाली 0 से 2π में बना रहा हूँ। सो 0 π/2 π देन 3π/2 देन 2π। तो जो 10 का ग्राफ है आपको पता है 0 से π/2 में कुछ ऐसा आता है, ये आपका x एक्सिस है, माइनस π/2 से π में कुछ ऐसा आता है और 3π/2 से 2π में कुछ ऐसा आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। नेक्स्ट हमें ट्राई करना है e⁻√2 साइन ऑफ x माइनस π/4 का ग्राफ ड्रॉ करने का। अब आप सोचो कि ये अपने मैक्सिमाज और मिनिमास कहाँ पे अटेंड करेगा? मैक्सिमा अटेंड करेगा जब ये साइन के अंदर π/2 आ जाए। साइन के अंदर π/2 कब आएगा? जब ये ओवरऑल x की वैल्यू 3π/4 हो जाए और x इक्वल्स टू 3π/4 होगा तो ये e⁻√2 आएगा। अच्छा, ये दोनों इक्वल कब कब आ रहे हैं? तो हमने देखा कि एक तो ये जब sin x इक्वल्स टू cos x, यानी कि π/4, जब आपने x की वैल्यू π/4 पुट करी तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो एक तो π/4 और एक 5π/4, ये दोनों पे तो कॉमन पॉइंट आएंगे ही आएंगे। उससे उस टाइम पे ग्राफ का नेचर कैसे चल रहा होगा? उस टाइम पे ग्राफ का नेचर यहाँ पे x इक्वल्स टू π/4 पे ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग चल रहा होगा, ठीक है। ग्राफ का नेचर कैसे चल रहा होगा? इंक्रीजिंग, और मैक्सिमा चल जाएगा 3π/4 पे, ठीक है। मैक्सिमा चल जाएगा 3π/4 पे और उसके बाद फिर से डिक्रीजिंग ये चल रहा होगा, ठीक है। 3π/4 पे मैक्सिमा जाके डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ऐसा आएगा,
ठीक है, ये मैक्सिमा कहाँ पे ले लेगा, π/2, देन 3π/4। π/2 पे क्या हालत चल रही होगी इसकी, π/2 की अगर मैं बात करूँ तो भी ये इंक्रीजिंग ही चल रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन 3π/4 पे मैक्सिमा लेके फिर पाई पे इसकी वैल्यू क्या होगी, e⁻⁴, फिर 3π/4 के बाद ये डिक्रीज करना चालू करेगा और मिनिमम ये कहाँ पर जाएगा, मिनिमम ये जाएगा -π/4, मिनिमम ये जाएगा जब ये ओवरऑल वैल्यू 3π/2 हो जाए, और 3π/2 हो जाएगी मतलब ये 3π/2 + π/4 पे जब जाएगा तब ये मिनिमा लेगा, बट ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, 3π/4 पे मैक्सिमा लिया, फिर 5π/4 पे फिर से कट किया, फिर यहाँ पे मिनिमा लिया और फिर यहाँ पे फिर से इंक्रीजिंग ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस ग्राफ का कुछ नेचर दिखाई देगा। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, एक आएगा π/4, एक आएगा 5π/4। इस ग्राफ के नीचे को देखते हुए और कोई मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं लग रहा है कि आ पाएगा। ये तो भाई यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसके राइट में या इसके लेफ्ट में तो कहीं पे नहीं आएगा। यहाँ पे भी ये फंक्शन इंक्रीजिंग चल रहा था और ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग था, तो ये दोनों बस एक पॉइंट पे कट करके निकल गए। सो ग्राफ से हमने देखा कि इन दोनों के अलावा π/4 और 5π/4 इनके अलावा और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। इनमें से एक पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा 0 से 2π में, और जो बिहेवियर 0 से 2π में होगा वही बिहेवियर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम डायग्राम भी बना लेते हैं और इक्वेशंस भी लिख लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द डायग्राम, कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेट्स से a और b पे मीट करती है। थोड़ा सा एसिमेट्रिक बना देते हैं तो बेटर रहेगा। अब इससे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो सर्कल है वो लेटेस्ट से ये है, इसको डायमीटर मानते हैं। अब हम पॉइंट्स को नेम देते हैं। दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर ओरिजिन O, दिस इज लेट अस कॉल द सेंटर P। ठीक है, ये जो पॉइंट है A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम a,0 अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स हम 0, B अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या हम इस सर्कल OAB की इक्वेशन निकाल सकते हैं? मैं कुछ भी इंट्यूशन पे जाने की बजाय मैं इक्वेशंस पे जाऊंगा। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायमेट्रिक फॉर्म से x - 0 × x - a प्लस y - b टाइम्स y - 0 = 0। दिस इज योर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x² + y² माइनस ax माइनस का by = 0। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि सर्कल O इज द ओरिजिन, m and n आर डिस्टेंसेस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन। तो हमें ओरिजिन यानी कि 0, 0 पॉइंट पे टेंजेंट जो है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, लेट अस नेम इट O तो है ये 0, 0, वो होती है t = 0। t = 0 एक्सप्रेशन हमको पता है कैसे लिखते हैं हम, x² को x(x1) से यानी कि x × 0 से रिप्लेस कर देंगे, y² को y(y1) यानी कि y × 0 से रिप्लेस कर देंगे, माइनस x को x + 0/2 से रिप्लेस कर देंगे, और y को y + 0/2 से रिप्लेस कर देंगे। कांस्टेंट टर्म ऐसा कोई है नहीं, तो ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, ax + by = 0। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ m and n आर द डिस्टेंसेस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट्स a and b। a से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, और b से लेटस से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो इनकी जो लेंथ है वो m और n बोली गई है रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज ऑफ लेंथ m एंड दिस इज ऑफ लेंथ n। ठीक है, डायग्राम ऐसे कुछ गलत मत बना लेना जिससे आप कोई गलत अजम्पशन ले बैठो, दैट विल बी डेंजरस। तो हम कुछ भी इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं जाएंगे, हमने बोला था कि हम इक्वेशन के बेसिस पे जाएंगे। दिस इक्वेशन इज ax + by = 0। सो लेट अस राइट द डिस्टेंसेस m and n। m क्या हो जाएगी, इसमें आप a, 0 से डिस्टेंस निकालोगे तो a² + 0 डिवाइडेड बाई √a² + b², तो ये आ गया आपके पास a² अपॉन में √a² + b²।
इक्वेशन नंबर लेट अस कॉल इट 3। एंड सिमिलरली अगर आप n निकालने जाओगे, n क्या है 0, b से इस लाइन की डिस्टेंस, तो वो हो जाएगी 0 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से n आ गया मेरे पास बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस डायमीटर। डायमीटर जो है वो ए बी ही तो है, और ए बी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि जो ए बी है दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे देख लो ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, तो मैंने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, वो डायमीटर की लेंथ आ गई। अब 3 और 4 से आप ये एक्सप्रेशन कैसे ला सकते हो? आप सोचो अगर मैं सिंपली 3 प्लस 4 कर दूँ, 3 प्लस 4 में कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा m प्लस n, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम ले लेना। डिनोमिनेटर में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड न्यूमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप मुझे देख के बताओ कि ये भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ही इक्वल आ गया क्या? कोइंसिडेंटली m प्लस n भी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ही इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को मैंने प्योरली इक्वेशंस की हेल्प से किया। ज्योमेट्री की हेल्प से भी हो सकता है कोई तरीका हो, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज इक्वेशन से बहुत ही ईजिली आंसर आ जाता है कि ये जो डायमीटर है दिस इज द सेम एज इक्वल्स टू m प्लस n। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स at स्क्वायर 280 गिवन है वेयर a इज ग्रेटर देन 0। सो वी नो कि ये पैराबोला कैसा दिखता है, इसका सब कुछ, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन हमें सब याद है। ये पैराबोला है, इस पे कोई पैरामेट्रिक पॉइंट मान लीजिए p at स्क्वायर 280 है। इस पर टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस से दिस इज ए टेंजेंट, ऑलराइट, जो कि इसको टी पे कट करिए। लेट अस से दिस इज ए नॉर्मल, जो कि इसको किस पे कट कर रही है? दिस इज लेट अस से टी, दिस इज योर जी एंड दिस इज योर पी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ पी टी होती है, आपको पता है, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी प्लस ए। अब ये एक्स एक्स को कौन से पॉइंट पे कट करेगी? जहाँ पे y इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर आप y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस ए टी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब t के कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस ए टी स्क्वायर 0। ऑलराइट, नॉर्मल की इक्वेशन पी एन की इक्वेशन क्या होगी? पी एन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। अगर बेटा ये आपको याद नहीं है तो ये आप थ्योरी में जाके पढ़ो, है ना। सो ये आपने देखा। अब इसमें आप ये एक्स एक्स को कहाँ पे कट करती है? y इक्वल्स टू 0, पी एन बोल लो या पी जी बोल लो, यहाँ पे जी बोला है तो पी जी की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। y इक्वल्स टू 0 आपने पुट किया तो x इक्वल्स टू 2a प्लस ए टी स्क्वायर आ गया। तो g के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2a प्लस ए टी स्क्वायर 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल थ्रू पी टी एंड जी। नाउ टेल मी पी टी जी कैसा एक ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कल होता है उसके लिए हाइपोटेन्यूज एज अ डायमीटर एक्ट करता है, और ये अगर डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी टी जी होल डिवाइडेड बाई 2। नाउ टी जी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a प्लस ए टी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया 2a प्लस 2at स्क्वायर बाई 2 एंड 2 कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, a कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। दैट्स गोइंग टू बी योर रेडियस। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके रूट माना कि अल्फा बीटा है, तो आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आप देख सकते हो माइनस ऑफ a माइनस 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? माइनस a माइनस 1। ठीक है, सम और प्रोडक्ट आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सब कुछ एक ही टर्म्स में आ गया। एक ही टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस का 2a प्लस 2
तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस का 6। इसको आप कोई फंक्शन ऑफ ए मान लो। नाउ ये जो ए का फंक्शन है ये अपनी लीस्ट वैल्यू ए की कौन सी वैल्यूज़ के लिए लेगा, तो वो आपको पता है कि माइनस बी बाई 2a के लिए लेता है। ठीक है, ये मिनिमम कब आएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे कि ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो दिस विल बी मिनिमम व्हेन a इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 होते परफेक्ट स्क्वायर 0 बन जाएगा और तभी ये वैल्यू मिनिमम आएगी। तो क्वेश्चन में वही पूछा a की कौन सी वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन मिनिमम है, a इक्वल्स टू 1 के लिए। सो बच्चों इसमें आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, लॉग इनइक्वालिटी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे log x है, तो एक तो हमने देख लिया कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप इनइक्वालिटी को थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखो कि log ऑफ x का स्क्वायर और नीचे भी 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस log ऑफ x बेस 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 2। अब इस पावर को भी आप न्यूमरेटर में बाहर ला सकते हो और इस पावर को आप डिनोमिनेटर में बाहर ला सकते हो, तो ये आ जाएगा 2/2 एंड log ऑफ x बेस 5। सी नॉर्मली यहाँ पे log ऑफ मॉड x आता है, बट जैसा कि हमने देखा कि x पॉजिटिव है इसलिए हम मॉड x को सीधा सीधा x से खोल दिया, प्लस log ऑफ x बेस 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन 2। अब आप क्या करो, इसको t मान लो तो ये t स्क्वायर हो गया। लेट log ऑफ x बेस 5 इक्वल्स टू t, सो माई इनइक्वालिटी बिकम्स t प्लस t स्क्वायर इज लेस देन 2। ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज लेस देन 0, दैट इज t प्लस 2। इसके फैक्टर भी करना आसान है, t प्लस 2 t माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि t की वैल्यू -2 से लेके 1 के बीच में आएगी। नाउ फिर से देख लो t क्या था, t वाज log ऑफ x बेस 5, वो -2 से 1 के बीच में आप 5 की पावर से रेस कर दो तो 5 की पावर -2 लेस देन 5 की पावर log x बेस 5 लेस देन 5 की पावर 1। ये तो कितना हो गया 1/25, ये हो गया x और ये हो गया 5। तो यहाँ से मेरे पास x की रेंज क्या आ गई 1/25 ओपन से लेके 5 ओपन, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, सो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा टाइम्स i2 इक्वल्स टू 0, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा और बीटा, वो आपके 4 and 8 गिवन है। तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, इसका जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से 4 + 8 इक्वल्स टू मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो जाएगा 2 + y, तो यहाँ से y की वैल्यू इक्वल्स टू आ गई 10। और जो सेकंड रिजल्ट होता है वो आपका वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये डिटर्मिनेंट के बराबर होता है मैट्रिक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 4 × 8 इज इक्वल्स टू 2y - 3x, 2y माइनस का 3x। अब y की वैल्यू आपको 10 पता है तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स 32 इक्वल्स टू 20 - 3x और 3x इज इक्वल्स टू व्हाट 3x इक्वल्स टू 20 - 32। लेट अस चेक अगेन एवरीथिंग। 2y - 3x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आ रहा है 32, और सम ऑफ फ्रूट्स जो आ रहा है, सम ऑफ फ्रूट्स वो आ रहा है 12। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स आ रहा है 12, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, 3x इक्वल्स टू माइनस का 12 आ गया, यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया -4। सो क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी, x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू 10। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये दोनों फैक्ट आपको नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ईजिली। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन आपको बोला गया है कि P1, P2 एंड P3, P4 आर 2 फोकल कॉर्ड्स। तो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के बारे में व्हाट डू यू नो। लेट अस से कि P1 के कोऑर्डिनेट्स अगर a_t1² 2a_t1 है, तो P2 के कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली a/t1² -2a/t1 हो जाएंगे। ऑलराइट,
एंड इन द सेम मैनर अगर P3 के कोऑर्डिनेट्स हमने a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 अज्यूम कर लिए, तो P4 के कोऑर्डिनेट्स a अपॉन t2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई t2 हो जाएंगे। नाउ आपको P1 P3 एंड P2 P4 का इंटरसेक्शन निकालना है। तो P1 P3 कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, ये हमें पता है रिजल्ट ऑलरेडी कि T1 प्लस T2 बाई 2 टाइम्स y इक्वल्स टू x प्लस a T1 T2 होता है। सिमिलरली P2 P4 को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगा -1 अपॉन T1 -1 अपॉन T2 बाई 2, ऑलराइट, दिस होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y इक्वल्स टू x प्लस a डिवाइडेड बाई T1 T2। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ T1 प्लस T2 टाइम्स y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, एक T1 T2 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो ये हो जाएगा x टाइम्स T1 T2 प्लस a। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 बन जाएगा। अगर आप 1 प्लस 2 कर दें तो 0 इक्वल्स टू, और इधर x कॉमन आके क्या बचेगा 1 प्लस T1 T2, एंड इधर प्लस में a कॉमन आके क्या बचेगा T1 T2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस ए इक्वल्स टू 0 आ गई, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, और x इक्वल्स टू माइनस ए किसकी इक्वेशन होती है, x इक्वल्स टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। सो इसका आंसर होगा हमेशा ये डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है fx, इसको हम दो पार्ट्स में डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस से fx इक्वल्स टू, इस मॉड को हम कैसे ब्रेक करेंगे, जब x जो है हाफ से छोटा हो और जब x हाफ से बड़ा हो, लेट अस से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ये एनीवे 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है तो हम ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 भी लगा देते हैं। अब x जब हाफ से छोटा होगा तो ये वाला मोड कैसे ओपन होगा, एक माइनस साइन से, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x, so 1 plus 2x minus 1 बन जाएगा, and when simplified it will become equals to 2x minus 1 upon 2x। जहाँ तक इसकी बात है, इस केस में ये वाला मोड प्लस से ओपन होगा तो ये बन जाएगा 2x minus 1 डिवाइड बाई 1 minus 2x plus 1, so this will be equals to 2x minus 1 upon 2 minus का 2x। Now let us draw the graph। हमें पता है कि ये जो शेप होती है ax plus b लीनियर अपॉन लीनियर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ होता है। आप देख सकते हो कि 0 पे इन्फिनिटी को जा रहा होगा, 0 के जस्ट लेफ्ट, 0 के जस्ट राइट में बात करूं तो न्यूमरेटर होगा नेगेटिव और डिनोमिनेटर होगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। इनफैक्ट पूरे 0 से हाफ में एक्सप्रेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव होगा, और हाफ से लेके 1 में ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा होगा, हाफ से लेके 1 में ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। नॉट जस्ट पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन भी इंक्रीजिंग होगा और ये एक्सप्रेशन भी इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, एक्सटेंडिंग टू 0 पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, फिर 0 तक जाएगा, और ये हाफ पे 0 से शुरू होकर और 1 पे ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो ओवरऑल इसका ग्राफ बनाने के लिए अब हम रेडी हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ग्राफ बनाओगे, पहली बात तो 2 वर्टिकल असिम्प्टोट्स आएंगे, एक x इक्वल्स टू 0 पे और एक x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। राइट हैंड साइड में यानी कि हाफ से लेके 1 में, हाफ पे ये 0 है, हाफ से लेके 1 में इसका ग्राफ कुछ इधर से जाएगा, और 0 से लेके हाफ में इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। तो आपने पाया फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। इसकी जो रेंज है, दिस इज नथिंग बट ऑल रियल नंबर्स, और ये मोनोटोनिक है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों तरफ ये मोनोटोनिक है। सो दिस ग्राफ इज बाइजेक्टिव, नॉट जस्ट इंजेक्टिव, इट इज बोथ इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। सो दिस ग्राफ इज बाइजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम दोनों साइड लिबनिज रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। ऑल्सो गिवन दैट दिस इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन। ये हम देखते हैं आगे कैसे काम में लेंगे। फिलहाल इसको हम स्क्वायर कर देते तो 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो है वो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, रूट ओवर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। नाउ ऑल्सो गिवन दैट एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से c इक्वल्स टू भी 0 आ गया। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे x डिफाइंड इन 0 से π/2 दिया हुआ है। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो प्लस और माइनस आना चाहिए था ना, अगर आप माइनस वाली ब्रांच को लेके आगे बढ़ते तो ये एक्सप्रेशन भी माइनस साइन एक्स आ जाता, विच वाज नेगेटिव। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, दैट इज वाई वी ओनली चूज द पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट। होप दैट मच इज क्लियर। अब एक बार एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स आ गया तो आपको पता है कि साइन एक्स जो है वो एक्स से छोटा होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। तो साइन ऑफ 4/3 जो है वो भी 4/3 से छोटा होगा एंड साइन ऑफ 2/3 भी 2/3 से छोटा होगा, विच इज देयर इन द ऑप्शन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम ज़रा रफ डायग्राम बना लेते हैं कि लेट अस से ये हाइपरबोला है, इसका कोई डबल ऑर्डिनेट है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफकोर्स 30 डिग्री और 30 डिग्री हो जाए। नाउ इस पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम a sec थीटा कॉमा b tan थीटा ज्यूम कर लेते हैं, सो दैट मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा, मेरे पास रिलेशन बनेगा कि जो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू होगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, तो वो y बाई x के इक्वल होगा। y कोऑर्डिनेट क्या है, b tan थीटा डिवाइडेड बाई a sec थीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको आप इक्वेट करोगे इक्वल्स टू 1/√3 के। तो यहाँ से आपके पास आ गया √3b tan थीटा इक्वल्स टू a sec थीटा। तो क्यों ना b/a निकाल लो यहाँ से आप अगर b/a निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास sec थीटा अपॉन में √3 tan थीटा। ठीक है, और इसको आप चाहे तो 1/√3 साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप इसमें 1 ऐड कर दो या फिर आप स्क्वायर कर दो, b² / a² क्या बनेगा, 1/3 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप 1 ऐड कर दो तो b² / a² प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3 + 1। इसका आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो यही क्वांटिटी आपकी इसेंट्रिसिटी होती है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है, सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू 1 to ∞, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 3 कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर जाएगा, 1/3 + 1, ठीक है, से लेके इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि ये 4/3 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। और इसेंट्रिसिटी सिंस हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चलते हैं तो फाइनली आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो इसेंट्रिसिटी बिलोंग टू आ जाएगा 2/√3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब क्या कॉसेक थीटा कभी 1 के इक्वल हो सकता है, कॉसेक थीटा 1 के इक्वल कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब ये हम क्लोज इंटरवल की बजाय ओपन इंटरवल लेंगे। ठीक है, तो ई जो है 2/√3 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ई ग्रेटर देन 2/√3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। Alright students, let's see the next question. In this question you have been told that from a balloon rising vertically with a uniform velocity v feet per second, a piece of stone is let go. The height of the balloon above the ground when the stone reaches the ground after 4 seconds is. तो आपको पता है रिलेशन क्या होता है कि x = ut + ½ at²। अब balloon is rising vertically with a velocity v feet per second. All right, and a piece of stone is let go. The height of the balloon x = ut + ½ at². At t = 0, your x कितना है आपका, the height of the balloon above the ground when the stone reaches ground after 4 seconds.
t इक्वल्स टू 0, x आपका कुछ कुछ है, x इक्वल्स टू x नॉट है, ठीक है, और u इक्वल्स टू आपका v है, ठीक है, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपका रिलेशन आ गया, x इक्वल्स टू x नॉट है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं कि टाइम की वैल्यू हम 4 सेकंड पुट कर लेते हैं, ठीक है, टाइम की वैल्यू हम 4 सेकंड पुट कर लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा कितना 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एंड t हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 32 × 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 फीट आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मैटर नहीं करेगा कि बैलून इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर राइज कर रहा है, बिकॉज जब आप भी आपने इसको ड्रॉप किया, ठीक है, पीस ऑफ स्टोन इज व्हेनेवर इट इज लेट गो, वो उसने इनिशियल वेलोसिटी 0 से ही शुरू किया होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के कितने रूट्स होंगे, तो क्यों ना हम एफ डैश एक्स निकालने का ट्राई करें। अगर आप एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो ये क्या बनेगा 2x प्लस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा प्लस का साइन ऑफ x फिर से, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो आप, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ x। इसके बारे में आप क्या कह सकते हो। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में मुझे एफ डैश एक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप ये सोचो कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 है -1, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, कॉस 0 इज 1। एफ ऑफ इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी टेंड किसको टेंड करेगा, ये भी प्लस की इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इसका ग्राफ जैसा भी होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा। क्यों, हमारे पास है एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू नेगेटिव, तो इनके बीच में कम से कम एक रूट लाई करेगा, और एफ ऑफ इन्फिनिटी फिर से पॉजिटिव है, तो इनके बीच में भी कम से कम एक रूट लाई करेगा। तो एक नेगेटिव रूट कम से कम होगा और एक पॉजिटिव रूट कम से कम आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, एटलीस्ट 1 रियल रूट, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, एटलीस्ट 1 नेगेटिव रूट। किसका एप्लीकेशन था ये, सीधे सीधे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, यानी कि IMVT के एप्लीकेशन से क्वेश्चन इजीली हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि Z1 और Z2 दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब आपको बोला गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 मे नॉट बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट Z2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज लेट अस से दैट कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है वो आपका लेट अस से पाई है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 भी आपका कितना है, पाई है। ऐसा कौन से पॉइंट के लिए होगा, बाय द वे ऐसा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट के लिए। तो माना कि Z1 आपका -2 है एंड Z2 आपका -3 है, तो यहाँ से Z1 Z2 कितना हो जाएगा, Z1 Z2 हो जाएगा 6, और इसका आर्ग्यूमेंट तो कितना हो गया, इसका आर्ग्यूमेंट तो 0 हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू 0। बट ये तो Z1 प्लस Z2 का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये तो 2 पाई हो गया, तो ये जरूरी नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू जरूरी नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन ट्रू होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, बट ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के केस में जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। सो मे नॉट बी इक्वल्स टू बिल्कुल सही। प्रिंसिपल वैल्यू क्या ये हमेशा जरूरी है, नहीं, ये जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसके भी अगेंस्ट हम प्रमाण जो है वो खोजने का प्रयास करते हैं कि माना कि आपने Z1 तो ले लिया ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि लेट अस से किस में आ रहा है, Z1 आ रहा है कोई लार्ज पॉजिटिव नंबर और Z2 आ रहा है कोई लार्ज नेगेटिव नंबर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मैंने ले लिया लेट्स से π/2, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मैंने ले लिया लेट अस से अगेन पाई।
आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, लेट्स से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मैंने ले लिया 3π/4। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिन कर सकते हो? यस, लेट अस से कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका -1 प्लस आएटा, और लेट अस से आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आपने ले लिया माइनस का 3π/4। आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट -π ओपन से लेके पाई क्लोज्ड के बीच में होती है, ठीक है। ये आपने लिया -3π/4, तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर सकते हो -1 माइनस का आएटा। अब इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करनी चाहिए? -π ओपन से पाई ओपन। बट अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये कितना आ जाएगा? 3π/4 प्लस 3π/4 यानी कि 3π/2। ये तो पाई से बड़ी हो गई, तो ये भी गलत है। और इसने भी ये लिखा है कि मे नॉट बी, तो मे नॉट बी वाले दोनों करेक्ट होंगे। करेक्ट आंसर्स आर गोइंग टू बी ए एंड डी। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एंड डिटरमिनेंट के बारे में पूछा है कि ये थीटा के इंडिपेंडेंट है कि फाई के इंडिपेंडेंट है कि कांस्टेंट है, और इसका थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा इक्वल्स टू π/2 पे डेरिवेटिव 0 है कि नहीं। तो इसको हमारे पास चॉइस है कि हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ एक्सपेंड करने से पहले ट्राई टू फाइंड आउट कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो लेट अस जस्ट एक्सपेंड इट। नाउ कौन सी रो या कौन से कॉलम के वर्ड एक्सपेंड करना चाहोगे आप, जिसमें कुछ कुछ जीरोस दिखाई दे रहे हो? लेट मी एक्सपेंड दिस अबाउट, ठीक है, अबाउट द थर्ड कॉलम। लेट अस कीप थिंग सिंपल। और मैं इसको थर्ड कॉलम के वर्ड एक्सपेंड करना चाहूँगा, तो ये क्या बनेगा? पहला बनेगा डेल्टा इक्वल्स टू कॉस थीटा टाइम्स, और ये बन जाएगा कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई, और प्लस में बन जाएगा कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई। लिख लेते हैं इसको, साइन थीटा कॉस थीटा, पहले थीटा वाले दोनों लिख लेते हैं कि साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, एंड प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। कुछ नोटिस किया आपने? अगर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 बन जाएगा। वेरी गुड। प्लस में बनेगा साइन थीटा टाइम्स, और साइन थीटा टाइम्स क्या बनेगा? इस रो को आप इग्नोर कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस थीटा कॉस फाई, एंड एक बन जाएगा प्लस का, फिर से बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन फाई, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन थीटा साइन फाई। ऑल राइट, ये भी ठीक है, और प्लस 0। अब सिंप्लीफाई करो, देखिए ये बन गया साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पहला बन गया साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से आप साइन थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा टाइम्स, और ये बन जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, विच इज इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में आपका साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या मुझे कुछ हेल्प मिली इस तरह से एक्सपेंड करने में? आपका साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बना, और ये क्यों ना हम इसको भी साइन क्यूब थीटा में बदल दें? विल इट हेल्प? एक बार फिर से देख सकते हैं, माइनस साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस स्क्वायर फाई था, साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस थीटा कॉस फाई होने के बजाय ये कॉस स्क्वायर फाई था, और सिमिलरली ये भी प्लस में क्या था? साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर फाई, ना कि साइन थीटा साइन फाई। दिस वाज साइन स्क्वायर फाई। तो अगेन ये थोड़ा सा सिंपल एक्सप्रेशन है कि अगर आप इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई फिर से 1 बनेगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू मेरा बन रहा है साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। तो ये फाई के इंडिपेंडेंट आ गया एक्चुअली, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पे भी बन गया, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पे भी बन गया। तो ये आ गया मेरे पास, साइन थीटा कॉमन लिया आपने तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये फिर से साइन थीटा के बराबर आ गया। जो मेरा डेल्टा है वो सीधे सीधे साइन थीटा के बराबर आ गया। तो डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई करेक्ट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा गलत है, कांस्टेंट है गलत है, और डेल बाई डेल थीटा, डेल
डेल्टा डी डेल्टा बाई डी थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू पाई बाई 2 पे जो है वो 0 होगी, तो डी भी करेक्ट है। बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशंस है ऑन अ नॉन वाइड सेट ए। तो व्हाट कैन यू से अबाउट आर यूनियन एस एंड आर इंटरसेक्शन एस? सो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ ए सेट ए। माना कि सेट ए है जिसके 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। नाउ इसमें मैं दो इक्विवेलेंस रिलेशन लेता हूँ। अब ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये चारों एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए, 3, 3 एंड 4, 4। लेट्स से मैं कुछ और एलिमेंट्स लेता हूँ, लेट्स से 1 2 एंड 2 1। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। मैं एक दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन लेता हूँ एस, जिसके एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 2 3 एंड 3 2। आप चेक कर सकते हो, ये भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। अब आप आर इंटरसेक्शन एस की बात करो तो वो क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ठीक है, अब ये आर और एस अगर दोनों रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे, तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब अगर मैं आर यूनियन एस की बात करूँ, आर यूनियन एस, तो वो क्या बन रहा होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। नाउ ये रिफ्लेक्सिव तो है और ये सिमेट्रिक भी है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव ये नहीं है बिकॉज अगर 1 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, 1 2 बिलोंग टू द रिलेशन, 2 3 ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन। इसका मतलब है कि 1 3 भी रिलेशन में आना चाहिए था, पर 1 3 तो है ही नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है ये रिलेशन। ठीक है, और ट्रांजिटिव नहीं है मतलब ये जो यूनियन है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने एक एग्जांपल दे लिया जिसके आर इंटरसेक्शन एस जो हो एक इक्विवेलेंस रिलेशन था, तो क्या कोई ऐसा एग्जांपल मिल सकता है जिसके लिए कि ये इक्विवेलेंस ना हो? तो आई वुड से नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हो। दूसरा, आप लॉजिकली सोचो, तो अगर आर और एस दोनों रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स ए वाले हैं, तो वो आर इंटरसेक्शन ए में भी आ जाएंगे डेफिनेटली, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी भी ब्रेक नहीं होगी क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है, मतलब इसमें दोनों सिमेट्रिक टाइप के एलिमेंट्स है, ये भी सिमेट्रिक है, इसमें भी सारे सिमेट्रिक टाइप के एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी सिमेट्रिक हो जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी खाली ट्रांजिटिविटी में, और आप चेक करोगे कि ट्रांजिटिविटी में अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो ट्रांजिटिविटी में दिक्कत नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि chords of an ellipse are drawn through the positive end of minor axis, then their midpoint lies on locus of midpoints of chords पूछा है पॉजिटिव एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो मान लिया कि हम जो एलिप्स मान लेते हैं वो स्टैंडर्ड एलिप्स मान लेते हैं। ठीक है, ये है a, 0 और ये है 0, b, और लेटेस्ट से एलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। अब उन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स का लोकस आपने मान लिया h, जो कि 0, b से पास कर रही है। तो पहली बात तो लोकस क्या होगा, t इक्वल्स टू s1 होगा, मिड पॉइंट कॉर्ड्स का लोकस। और कौन से पॉइंट्स के लिए, फॉर p, h, k के लिए। तो t क्या हो जाएगा, xh अपॉन a² प्लस ky अपॉन b² माइनस 1 इक्वल्स टू s1 हो जाएगा, h² अपॉन k² प्लस y² अपॉन b² माइनस 1। नाउ ये किससे पास करने वाली है, सारी पॉजिटिव एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, जो कि क्या है 0, b। तो लेट देम पास टू 0, b। तो x इक्वल्स टू 0 और y की जगह b पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह 0 और y की जगह b पुट करने पर ये बन जाएगा k टाइम्स, और ये क्या है मेरे पास b² अपॉन b² माइनस 1 इज इक्वल्स टू, और माइनस 1 को आप कैंसिल कर दो, k इक्वल्स टू बन गया आपके पास h² अपॉन k² प्लस y², y नहीं k आएगा यहाँ पे, h² अपॉन k² h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b²।
इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का के, इस माइनस के को आप इस तरह से लिखो कि माइनस का 2 इंटू के इंटू, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू, एक तो के बाई बी लिखो आप, और के बाई बी बनाने के लिए आपके पास तो खाली के था ना, तो एक आपके पास माइनस का हाफ और आएगा, ठीक है, माइनस का हाफ भी नहीं प्लस का हाफ आएगा, आपने एक 2 से मल्टीप्लाई किया और एक b भी आ जाएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन देख लो, सीधे सीधे माइनस के आ जाएगा, सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप बी स्क्वायर बाई 4 ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड में भी बी स्क्वायर बाई 4 ऐड करोगे, ठीक है। तो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगा एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन बी माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 4। इसको में आप h को x और k को y से रिप्लेस करके लिखो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी, बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी स्क्वायर अपॉन 4 बी स्क्वायर आप अलग से लिख लेना, और ये बन जाएगा वाई माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 4। इसको आप इससे डिवाइड करके लिख दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा b की पावर 4 इक्वल्स टू 1। यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, जो कि सेंटर्ड एट ओरिजिन ना होके कहीं और सेंटर्ड होगा, तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। So friends, in this question you have been given this equation y minus y1 equals to m times x minus x1. अब m और x1 तो फिक्स्ड है एंड डिफरेंट लाइन्स आर ड्रॉन फॉर द वैल्यूज ऑफ y2, तो ये सारी लाइन्स कहाँ से पास करेंगी, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचो कि y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम टाइम्स x1 प्लस, बस यही हो गया। इसको आप रीअरेंज करके लिखो तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस का एम x1 प्लस का y1। अब क्या क्या कांस्टेंट है, इसको आप y इक्वल्स टू एम टाइम्स x प्लस सी से कंपेयर करो तो ये स्लोप तो कांस्टेंट है, और ये जो y इंटरसेप्ट है वो चेंज हो रहा है, और अगर y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है मतलब m एंड x1 आर फिक्स्ड एंड y1 इज चेंजिंग, तो ये जो सारी लाइंस हैं भाई स्लोप कांस्टेंट है बट ये c चेंज होता जा रहा है, खाली c चेंज होता जा रहा है, तो ये पैरेलल लाइंस ही तो रिप्रेजेंट करेगी। These lines will pass to a fixed point, not necessary. There will be a set of parallel lines, correct. All lines intersect the line x equals to x1. x equals to x1 आपने पुट किया तो y की वैल्यू इक्वल्स टू y1 आ जाएगी, ठीक है। और x equals to x1 एक वर्टिकल लाइन है। All the lines intersect the line x equals to x1. x equals to x1 एक वर्टिकल लाइन है, तो क्या उसको सारी लाइन कट करेगी, ये तो m पे डिपेंड करेगा। जस्ट इमेजिन कि m अगर नॉट डिफाइंड हो गया, बट m नॉट डिफाइंड हो ही नहीं सकता ना, m ने बोला है कि m एक फिक्स्ड क्वांटिटी है और ये वेल डिफाइंड है, मतलब इन्फिनिटी नहीं है ये, तो ये सारी लाइंस किसी का भी स्लोप वर्टिकल नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि ऑल लाइंस इंटरसेक्ट द लाइन x इक्वल्स टू x1 एंड ऑल लाइंस विल बी पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू x1। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि स्लोप वेल डिफाइंड है, स्लोप कितना है लाइन का m है, तो इसके पैरेलल होना कोई ज़रूरी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर्स आर गोइंग टू बी B and C. So students, in this question you have been told that Px is a polynomial with real coefficients and P0 equals to 1 and P dash x is greater than 0 for all x belongs to real number। मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ऑड पॉलिनोमियल ही होगा। पहली बात मुझे पता चली कि ये ऑड पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। समथिंग लाइक लेट्स से क्यूबिक पॉलिनोमियल की 0 पे वैल्यू 1 है और ये हमेशा इंक्रीजिंग है, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा, तो इसका एग्जैक्टली एक ही रूट आ रहा होगा। नाउ ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ये ग्राफ अगर मैं एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनाऊँ, बट ये इंक्रीजिंग ग्राफ ही है ना, तो ये डिक्रीजिंग भी नहीं हो सकता ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो जो एक ही रूट आएगा अल्फा, और वो रूट भी कैसा होगा, नेगेटिव। इट विल हैव ओनली वन रूट एंड दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। Px at least 2 real roots, wrong. Px has only one positive real root, wrong. Px may have negative real root, correct. Px has infinitely many real roots, wrong.
तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. So students, in this question you have been told that 20 meters of a wire is available to fence of a flower bed in the form of a circular sector. Alright, circular sector की form में आपको arrange करना है. What must be the radius of the circle be if area of the flower be greatest? Circular sector मतलब कैसा होता है? Something like this. और बाउंड्री आपको क्रिएट करनी है तो तीनों आपको चाहिए, एक आर भी चाहिए और एक ये थीटा भी चाहिएगा, सो दैट ये जो लेंथ है ये आर इंटू थीटा हो जाएगी. ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आर इंटू थीटा. अब एक तो रिलेशन ये आएगा कि 2 टाइम्स आर प्लस आर इंटू थीटा इक्वल्स टू 20 मीटर. और जहाँ तक एरिया की बात है, सेक्टर का एरिया वो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई. आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई. अब एरिया क्या होना चाहिए? आपका एरिया होना चाहिए मैक्सिमम. एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो इन सबको आप किसी एक वेरिएबल में ले आओ, या तो आप आर में ले आओ चाहे आप थीटा में ले आओ. किस में लाना ज़्यादा आसान है? लेट से थीटा को ही एलिमिनेट कर देते हैं. तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स थीटा की जगह आप लिख सकते हो 2r डिवाइडेड बाई और 2 माइनस आर. राइट, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन पाई टाइम्स 2 माइनस आर. ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 20. अच्छा, 2r प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू ये 2 थीटा नहीं है, ये 20 है. 20. ठीक है, तो इफ़ आई हैड टू राइट थीटा इन टर्म्स ऑफ आर तो वो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 20 माइनस 2r अपॉन में आर हो जाएगा, यानी कि 20 अपॉन आर माइनस 2. इस तरह से हम इसको लिख देते हैं. तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई टाइम्स 20 अपॉन आर माइनस का 2. इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 पाई टाइम्स और 20 आर. ऑलराइट, माइनस. ठीक है, आप अगर इसको ऐसे लिखते हैं 20 माइनस 2r अपॉन 20 माइनस 2r अपॉन आर. अगर आप ऐसे ही लिख देते तो ही काम आसान हो जाता. ठीक है, ऐसे ही लिख दो तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया बहुत ही आसानी से आपके पास आ जाएगा. एरिया इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 20 माइनस 2r अपॉन 2 पाई आर. आर से आर कैंसिल हो गया, 1/2 पाई टाइम्स 20r माइनस का 2r स्क्वायर. एक और आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो हो गया 1/पाई पाई टाइम्स 10r माइनस आर का स्क्वायर. Now what must be the radius of the circle? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आती है? एरिया विल बी मैक्स व्हेन r की वैल्यू 10/2 हो जाएगी, माइनस b/2 है. और 10/2 कितना होता है? 5 मीटर. तो r जब 5 मीटर के इक्वल होगा तो एरिया जो है वो ग्रेटेस्ट होगा. सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि y = x + 5 इनमें से कौन कौन से कर्व्स को टच करती है. तो आपको क्या करना है? ये जो चारों स्टैंडर्ड कर्व है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, इन सब की स्लोप फॉर्म में अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख दोगे, और कितने स्लोप वाली? स्लोप 1 वाली. इसका आप स्लोप कितना है? इसका स्लोप इक्वल्स टू 1 है. तो एक एक करके अगर आप स्लोप 1 वाली टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख दोगे तो बहुत ईजी और फास्ट मैनर में काम हो जाएगा, और कोई तरीका उससे बड़ा ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, पैराबोला की स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होती है y = mx + a/m. अब स्लोप तो कितना है मेरे पास? 1. और इसको अगर आप y² = 4ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. सो दैट इक्वेशन क्या आ जाएगी? y = x + 5. तो करेक्ट, ये a तो करेक्ट आंसर है. ये तो टेंजेंट है इस पैराबोला की. जो एलिप्स है, एलिप्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के लिखो पहले तो x² / 16 + y² / 9 = 1. नाउ इसमें आप टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है स्लोप फॉर्म में? y = mx ± (a² m² + b²). वैल्यूज क्या क्या पुट करोगे? स्लोप तो भी 1, a² to be 16 एंड b² = 9. तो यहाँ से टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी y = x ± 16 + 9 हो जाएगा 25, 25 का रूट हो जाएगा 5. तो y = x 5 वन ऑफ द इसकी टेंजेंट्स भी है. चलिए नेक्स्ट हाइपरबोला देख लेते हैं. हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन होती है y = mx ± (a² m² - b²). ठीक है,
तो ये क्या बनेगा, अगेन स्लोप की वैल्यू 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 29 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 29 माइनस 4 इज 25 एंड 25 का रूट वही 5 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 वन ऑफ द इसकी टेंजेंट्स भी है। फाइनली डी अगर चेक करें तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इसकी रेडियस 5 है और इसकी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे आर सर्कल की रेडियस है जो कि 5 यूनिट्स है और स्लोप 1 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस 5 रूट 2 आ जाएगा। आप m के लिए 1 पुट करोगे और r के लिए 5 पुट करोगे तो 5 रूट 2 आ जाएगा। मतलब यही खाली इसकी वन ऑफ द टेंजेंट्स नहीं है।